पाकिस्तान या अंग्रेज? कश्मीर के मसले का असल कारण आखिर कौन था? शैव संप्रदाय वाले कश्मीर में इस्लाम कब और कैसे आया? और धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर, जहां हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर रहते थे, वो कैसे कुछ लोगों की वजह से सुलगने को मजबूर हो गया? वक्त आ गया है कि हम जाने असली सच्चाई। देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों, हिस्ट्री नामा में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, कहते हैं कि हजारों साल पहले सप्त ऋषियों में से एक ऋषि कश्यप ने एक झील के पानी को सुखा दिया था और उस धरती पर, उस जगह पर एक ऐसा नगर बसाया जिसका नाम पड़ा कश्यप मीर, यानी आज का कश्मीर। शैव संप्रदाय के गढ़ कश्मीर में बौद्ध धर्म तब पहुंचा जब सम्राट अशोक यहाँ पहुंचे और यहीं से बौद्ध धर्म चीन, तिब्बत और लद्दाख तक पहुंचा। पर इन सब से अलग कश्मीर हमेशा से एक ऐसी जगह, एक ऐसा रास्ता रहा था जहां से विद्वान, यात्री और ट्रेडर्स और इन्हीं के साथ साथ आक्रमणकारी भारत के अंदर आए। और इसी तरह बदलते वक्त के साथ इस्लाम भी कश्मीर घाटी में पहुंचा, खैबर पास के उस तरफ से। कहते हैं कि सदरुद्दीन शाह कश्मीर के पहले मुस्लिम शासक थे। इनका रूल चला साल 1320 से 1323 तक। इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया और कश्मीर में इस्लाम का काफी प्रचार प्रसार किया। वैसे माना जाता है कि शाह मीर कश्मीर के पहले मुस्लिम शासक थे और इन्होंने कश्मीर के पहले मुस्लिम राजवंश शाह मीर राजवंश या सुल्तान राजवंश की स्थापना की। साल था 1339। इस राजवंश ने कश्मीर में इस्लाम को काफी फैलाया और काफी प्रचार प्रसार किया। नंद ऋषि, जिन्हें शेख नूरुद्दीन नूरानी कहते हैं, इनके साथ कश्मीर में सूफीवाद आया, यानी सूफिज्म आया। और इसी के साथ कश्मीर एक ऐसी जगह बन गई जहां हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहने लगे। इसी कल्चर को पोएट्स ने, शायरों ने, लेखकों ने कश्मीरियत कहा। फिर क्या, सेंट्रल एशिया से ट्रेडर्स, बिजनेस करने वाले, हर तरह के लोग कश्मीर में आने लगे और उनकी संस्कृति और कश्मीर के लोगों की संस्कृति में अदला बदली होने लगी, यानी इनके बीच में इनके कल्चर, इनके ट्रेडिशंस का आदान प्रदान होने लगा। अब जो कश्मीर के पंडित थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे, इन्होंने उन ट्रेडर्स के साथ बिजनेस करना शुरू किया, उनकी भाषा तक सीखी और अपने हुनर के चलते जो सुल्तान राजवंश था उसके राजाओं, उसके शासकों के लिए भी काम किया। दूसरी तरफ जो कश्मीर की मेजॉरिटी थी, यानी वहाँ के मुस्लिम्स थे, उन्होंने किसानी, शिल्पकारी या कारीगरी, इस तरह के कामों को चुना। यानी कश्मीर के मुस्लिम्स और हिंदू, इन दोनों ने अपने अपने काम बांट लिए थे। अब आए मुगल्स। साल 1586 में कश्मीर जो मुगलों के अंडर आया, तो अगले 200 सालों तक वो मुगलों के अंडर ही रहा, जब तक मिड 18th सेंचुरी में दुर्रानी एम्पायर ने कश्मीर को अपने कब्जे में नहीं कर लिया। अब इसके बाद कहते हैं कि दुर्रानी एम्पायर ने मजहब के नाम पर लोगों को काफी ज्यादा दबाया कश्मीर में। पर ये सब तब बदल गया जब 19th सेंचुरी के मिड में महाराजा रंजीत सिंह जी की सिख आर्मी ने कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया और यहीं से हुई कश्मीर में बदलाव की शुरुआत। अफगानों को हराने वाले महाराजा रंजीत सिंह जी ने जम्मू के अपने एक वफादार सोल्जर गुलाब सिंह को इस राज्य का मुख्य, यानी हेड ऑफ द स्टेट, इस राज्य का मुखिया घोषित कर दिया। उन्होंने गुलाब सिंह को बहुत ज़्यादा आज़ादी दी, कंप्लीट ऑटोनॉमी दी इस राज्य पर रूल करने के लिए। साथ ही इस राज्य को एक हेरिडिटरी प्रिंसिपैलिटी के तौर पर रूल करने के लिए दिया, यानी गुलाब सिंह और उसके बाद उनके परिवार वाले या उनके वंशज, उनके बच्चे जम्मू के एरिया को रूल कर सकते थे। और साथ ही गुलाब सिंह की अपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी भी थी। गुलाब सिंह की सेना में एक जनरल थे जोरावर सिंह, जिन्होंने साल 1834 में लद्दाख को जीत लिया। जोरावर सिंह और गुलाब सिंह ने साथ मिलकर सिख एम्पायर को गिलगिट बल्तिस्तान और गारतोक तक फैलाया। साथ ही राज्य का विस्तार रशिया, चाइना, तिब्बत और अफगानिस्तान तक किया। साल 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु से सिख एम्पायर की नींव हिल गई। महाराजा रंजीत सिंह जैसा राजा मिलना
बहुत ही कठिन था। अब ऐसे सिचुएशन में गुलाब सिंह ने अपनी पोजीशन को, अपने पद को बहुत ज़्यादा मजबूत करने के बारे में सोचना शुरू किया और यहाँ पर एंट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। हम सब जानते हैं कि इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कितनी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी और अब उनकी ताकत इस कश्मीर और जम्मू के एरिया में भी बढ़ रही थी। गुलाब सिंह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल हेनरी लॉरेंस से दोस्ती की शुरुआत की और बातें होने लगी कि गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ कोई गुप्त संधि कर ली है। फिर हुई साल 1845-46 की पहली एंग्लो सिख वॉर, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई और ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ। ट्रीटी ऑफ लाहौर के मुताबिक जो सिख एम्पायर की गद्दी पर बैठे महाराजा दिलीप सिंह थे, जो महाराजा रंजीत सिंह जी के बेटे थे और जिनकी उम्र सिर्फ 7 या 8 साल की थी, उन्हें अपने अधीन काम करने वाले जागीरदारों को आज़ादी देनी थी, यानी उन्हें अपने अंडर रूल करने से मुक्ति देनी थी, यानी वो अपने हिसाब से रूल कर सकते थे। इन जागीरदारों में गुलाब सिंह का भी नाम था। इसका मतलब काफ़ी गहरा था। इसका मतलब ये था कि अब गुलाब सिंह को सिख एम्पायर से किसी भी प्रकार की कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी और अब वो अंग्रेज़ों से किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता, कोई भी डीलिंग कर सकते थे। उनके पास अपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ताकतवर आर्मी तो थी ही, तो वो अंग्रेज़ों के अंडर इस एरिया में रूल करने लगे। इसके बाद हुई ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसके मुताबिक गुलाब सिंह अंग्रेज़ों से पैसे देकर ज़मीन खरीद सकते थे। इस ट्रीटी के जो सिग्नेटरी थे, आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, वो थे हेनरी लॉरेंस, वही जो गुलाब सिंह के दोस्त थे। अब गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपए देकर कश्मीर और उसके आसपास के रीजन्स को अंग्रेज़ों से खरीद लिया और इस तरह जम्मू और कश्मीर मिलकर एक राज्य बना, जम्मू और कश्मीर, और इसके राजा बने गुलाब सिंह। कश्मीर में डोगरा राजवंश की शुरुआत हो चुकी थी, डोगरा राजवंश की स्थापना हो चुकी थी। साल था 1846 और गुलाब सिंह अब पूरे जम्मू और कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह बन चुके थे। इसके बदले अंग्रेज़ों ने जम्मू और कश्मीर के इस नए राज्य के डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स यानी सुरक्षा, सूचना और विदेशी मामलों को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में रखा। क्यों? क्योंकि ये नया राज्य अपनी लोकेशन की वजह से भविष्य में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला था। साल 1947 में भारत आज़ाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ और हमारे पड़ोस में एक नया देश बना, पाकिस्तान। इस नए इस्लामिक देश का कश्मीर पर क्या असर पड़ा? क्या था कश्मीर के लोगों के दिलों में? कैसे कश्मीर भारत का हिस्सा बना और कैसे इन सब के बीच अंग्रेज़ों ने हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया? ये सब जानिए कश्मीर की मेरे सीरीज़ के अगले भाग में। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इंतज़ार कीजिए अगले भाग का। तब तक रखिए अपना ख्याल। टेक केयर। जय हिंद।